Hello, dear students. This is Dr. Mukeet Gul. Welcome to Mukeet Sir's Academy. तो आज जो हमारा कंसेप्ट है दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स. बट बिफोर स्टार्टिंग ए वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो आज इस वीडियो में हम क्लियर करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स के क्या क्या फीचर्स है. तो अगर देखेंगे जो कि पहला वाला फीचर है, कुछ फंडामेंटल राइट्स है, सम ऑफ देम आर अवेलेबल टू द सिटीजन्स while others are available to all persons whether citizens, foreigners or legal persons like corporation or companies. यहां पे पॉइंट हाईलाइट करके रखा है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है. तो अगर बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक, इन फंडामेंटल राइट्स में से कुछ फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है. उन फंडामेंटल राइट्स में से आता है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 29. So these are the four fundamental rights which are available to citizens only. And the rest of the fundamental rights जो बाकी fundamental rights है, जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 18 है, आर्टिकल 23 है, 24 है, ये सिटीजन्स को भी अवेलेबल है और फॉरेनर्स को भी और लीगल पर्सन्स को भी, लाइक कॉर्पोरेशन और कंपनीज जो हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं प्रेजेंटली, तो उनको भी बाकी फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है. सो वी कैन से दैट देयर आर द फोर फंडामेंटल राइट्स. चार फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं कि जिन फंडामेंटल राइट्स को सिर्फ सिटीजन एंजॉय कर सकता है. दैट्स आर्टिकल 15, 16, 19 एंड 29. और जो बाकी फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक जो बाकी फंडामेंटल राइट्स है, इन चारों के बगैर दैट फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू सिटीजन्स एज वेल एज द फॉरेनर्स, एलियंस. यानी कि अगर कोई बाहर का यहां हिंदुस्तान में, इंडिया में रहता है तो उसको भी वो फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है, और लीगल पर्सन को जस्ट लाइक कॉर्पोरेशन और कंपनीज. ओके, लेट अस टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2. दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड. हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट. अगर बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, ये एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है बट क्वालिफाइड है. तो इसका मतलब है कि अगर सिटीजन को राइट टू स्पीच है, राइट टू एक्सप्रेशन है, तो कल कोई सिटीजन यूनिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ बोल सकता है और कहेगा कि आई हैव अ राइट टू स्पीच. नो, दे आर नॉट एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट का मतलब है जो इंडिविजुअल चाहेगा वो कर सकता है, नहीं, बट द इंडिविजुअल हैज टू डू एवरीथिंग under the circle of law. That means they are the qualified rights. That means the state can impose reasonable restrictions. State इन फंडामेंटल राइट्स पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, पाबंदियां लगा सकती है उस टाइम जिस टाइम एक इंडिविजुअल की, एक सिटीजन की फंडामेंटल राइट थ्रेट बनेगी. थ्रेट बन सकती है सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी ऑफ इंडिया एंड द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट. अगर ये तीन कंडीशंस है कि जिन तीन कंडीशंस की बुनियाद पे स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन फंडामेंटल राइट्स पे लगा सकती है. फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करेंगे एक सिटीजन की, कि एक सिटीजन को जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर इसकी ये राइट थ्रेट बन गई किसके लिए, यूनिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, उस टाइम स्टेट इस इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है. या जैसे मैंने बोला कि कल कोई कहेगा कि मुझे राइट टू स्पीच है या मुझे राइट टू प्रोफेशन है, तो कोई ड्रग स्मगलिंग करेगा, तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि स्टेट के पास पावर है. स्टेट कैन इंपोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स. दैट मींस एन इंडिविजुअल सिटीजन, और वी कैन से सिटीजन, कैन एंजॉय द फंडामेंटल राइट्स अंडर द सर्कल ऑफ लॉ. However, whether such restrictions are reasonable or not is to be decided by the courts. अब स्टेट ने जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है, इसको कौन डिसाइड कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
इसको डिसाइड कर सकता है, यानी कि कोर्ट्स इसको डिसाइड कर सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट्स डिसाइड कर सकते हैं कि ये स्टेट ने जो फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया है, किसी सिटीजन के राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया है, इज इट ए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन और इलीगल रिस्ट्रिक्शन, क्या ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, इलीगली रिस्ट्रिक्ट किया है, ठीक है। तो इस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को डिसाइड कर सकता है सिर्फ कोर्ट्स। ओके, लेट मी स्लाइडली गो ऑन पॉइंट नंबर 3। फंडामेंटल राइट्स जो है ये जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल का मतलब क्या है? जस्टिसेबल का मतलब है अलोइंग पर्सन टू मूव द कोर्ट्स फॉर देयर एनफोर्समेंट। तो इसका मतलब यह है कि अगर एक सिटीजन के फंडामेंटल राइट सस्पेंड हुए या वायलेट हुए, तब एक सिटीजन को, यानी कि जो एग्रीविड सिटीजन है जिसके राइट्स वायलेट हुए, इसको एलो करता है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 के अंडर एक सिटीजन को राइट है, आर्टिकल 32 एलोज ए सिटीजन, एंड आर्टिकल 226 आल्सो एलोज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कि ये डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। आफ्टर दैट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है, दैट आर कॉल्ड द रिट्स, दैट्स कॉल्ड द रिट पावर, उसको रिट पावर कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस रिट पावर को इस्तेमाल करके हमारे जो राइट्स, यानी कि जिस सिटीजन के राइट्स वायलेट हुए हैं उसको राइट्स वापस मिल सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स वापस मिल सकते हैं, इफ एंड व्हेन दे आर वायलेटेड। यानी कि अगर एक सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया तो एक सिटीजन को एलो है, यानी कि एलो करता है आर्टिकल 32, द सिटीजन इज परमिटेड टू मूव डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट और इन द हाई कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो आर्टिकल 32 के अंडर, अगर हाई कोर्ट में जाएगा तो आर्टिकल 226 के अंडर। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास एक पावर है जिसको रिट पावर कहते हैं। 5 रिट्स है, सुप्रीम कोर्ट के पास 5 रिट्स है, हाई कोर्ट के पास भी 5 रिट्स है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल हेबस कॉर्पस, हिबस कॉर्पस एक रिट है। तो जिस टाइम एक इंसान की फंडामेंटल राइट वायलेट होती है तो सुप्रीम कोर्ट इस हिबस कॉर्पस रिट का इस्तेमाल करता है और हाई कोर्ट भी हिबस कॉर्पस का इस्तेमाल करता है। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जिसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं, उसको अपने फंडामेंटल राइट्स फिर एक बार फिर से एनफोर्स हो सकते हैं। सो जस्टिसेबल का मतलब है कि इफ द फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड और सस्पेंडेड, अगर फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हुए या वायलेट हुए, a person has a right, a citizen has a right, an aggrieved person जिसके राइट्स वायलेट किए गए हैं उसको हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और हाई कोर्ट में जा सकता है। द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट हैज द रिट पावर, दे कैन इशू द रिट्स आफ्टर दैट कि जिसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं उसके फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स हो सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 4। दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स को डिफेंड करने वाला, यानी कि बचाने वाला जो है वो है सुप्रीम कोर्ट, और गारंटी भी करता है सुप्रीम कोर्ट ही। हेंस एग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। सो जिसके राइट्स, मैंने पहले ही डिस्कस ये पॉइंट आपको क्लियर किया, जो एग्रीव्ड पर्सन होगा जिसके राइट्स को वायलेट किया होगा, कैन डायरेक्टली जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32। सो सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाता है। सो वी कैन से दैट कि जो फंडामेंटल राइट्स है इनको डिफेंड करने वाला और गारंट करने वाला जो है वो है सुप्रीम कोर्ट। ओके, लेट अस टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 5, दैट्स फ्यूचर नंबर 5। फंडामेंटल राइट्स का और एक इंपॉर्टेंट फ्यूचर है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, दैट इज दे आर नॉट सैक्रोसेंट। फंडामेंटल राइट्स जो है डियर स्टूडेंट्स, ये सैक्रोसेंट नहीं है। सैक्रोसेंट का मतलब है ये परमानेंट इन नेचर नहीं है, बल्कि इनको पार्लियामेंट कर्टेल कर सकता है, रिपील कर सकता है, वो छीन सकता है एक इंडिविजुअल से, बट ओनली बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मगर पार्लियामेंट को पास करना है पहले अमेंडमेंट, एक सिंपल अमेंडमेंट नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब है, इस अमेंडमेंट का मतलब है चेंज करना। तो अगर पार्लियामेंट कर्टेल करना चाहता है, चेंज करना चाहता है फंडामेंटल इंडिविजुअल से, पार्लियामेंट चाहता है कि
मैं फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करूं, तो इस पार्लियामेंट को पहले अमेंडमेंट पास करना है लोकसभा में, और यानी कि पार्लियामेंट के हाउसेज में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब है जिसमें 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। 2/3 मेजॉरिटी का मतलब है स्पेशल मेजॉरिटी भी हम इसको कहते हैं। एंड नॉट बाय एन ऑर्डिनरी एक्ट। ऑर्डिनरी एक्ट से किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट कर्टेल नहीं कर सकता है, यानी कि रिपील नहीं कर सकता है। सो फंडामेंटल राइट जो है दे आर नॉट परमानेंट इन नेचर, दे आर नॉट सैक्रोसेंट। फंडामेंटल राइट सैक्रोसेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है एक इंडिविजुअल के पास, बल्कि जो एक सिटीजन के पास फंडामेंटल राइट्स है, पार्लियामेंट आप चाहता है कि मैं इसे कर्टेल करूं ये फंडामेंटल राइट्स, तो पार्लियामेंट कर्टेल कर सकता है, रिपील कर सकता है, मगर पार्लियामेंट को पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। एंड नॉट बाय एन ऑर्डिनरी एक्ट। एक ऑर्डिनरी एक आम एक्ट से ये फंडामेंटल राइट्स को, यानी कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल नहीं कर सकता है। मगर मगर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चा? इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस कैन बी डन विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स में पार्लियामेंट चेंज कर सकता है, मगर इस चेंज से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहां पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है, सर बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, और बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे 1973 में, जो कि बहुत बड़ा केस है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, सबसे बड़ा केस है, दैट इज केशवानंद भारतीय केस। केशवानंद भारतीय केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया? कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो कहने का मतलब है कि जो फंडामेंटल राइट्स है ये परमानेंट नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट इन फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल यानी कि ले सकता है, मगर कर्टेल करने के लिए पार्लियामेंट को पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है, यानी कि 3 वोट्स में से 2 वोट्स आने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 100 वोट्स है, 100 में से 67 वोट्स आने चाहिए, तो तभी फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट चेंज कर सकता है। मगर दिस कैन बी डन विदाउट अफेक्टिंग, मगर इस चेंज से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, असर नहीं पड़ना चाहिए। किस पे? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे। ओके, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 5। फीचर नंबर 6 की अगर हम बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स जो है दे कैन बी सस्पेंडेड। फंडामेंटल राइट सस्पेंड भी हो सकते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जिस टाइम मुल्क में इमरजेंसी लग जाएगी। अब क्वेश्चन यहां पे है, सर यह इमरजेंसी क्या है? तो चलिए जी इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे आर्टिकल 352 के अंडर, आर्टिकल 352 के अंडर, 352 के अंडर प्रेसिडेंट को एक पावर है, उस पावर का नाम है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी यानी कि पूरे नेशन में इमरजेंसी को डिक्लेयर करना। जैसे कि इंदिरा गांधी ने और उस टाइम का जो प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद, इन्होंने प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी की थी 1975 में। तो फंडामेंटल राइट्स के दौरान जो सारे के सारे यानी कि इमरजेंसी के दौरान सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स है ये सस्पेंड होते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी का जो कंसेप्ट है, यानी कि ये जो पावर है नेशनल इमरजेंसी का, ये है प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 352। ये नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है 3 कंडीशंस पे। 3 कंडीशंस है इसके लिए। इन 3 कंडीशंस को भी डिफाइन किया गया है आर्टिकल 352 के अंडर। अगर वार हुआ, फॉर एग्जांपल इंडियन स्टेट को वार हुआ किसी और स्टेट के साथ, थ्रेट ऑफ वार, अगर थ्रेट ऑफ वार होगा, वार या थ्रेट ऑफ वार या आर्मड रिबिलियन, या अगर आर्मड रिबिलियन हो गया, इन 3 कंडीशंस पे प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है। वार
अगर स्टेट का वार दूसरे स्टेट से हुआ, यानी कि इंडिया का वार फॉर एग्जांपल किसी और स्टेट से हुआ, यहां थ्रेट ऑफ वार होगा, दूसरे फॉरेन नेशन का कोई थ्रेट ऑफ वार होगा, तो उस टाइम भी प्रेसिडेंट के पास पावर है इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है। आर्मड रिबेलियन, इफ द आर्मी ऑफ अ नेशन will start a fight or rebellion against their own nation, that's called armed rebellion। तो उस टाइम प्रेसिडेंट को पावर है क्या, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक सारे के सारे सस्पेंड होते हैं, एक्सेप्ट टू दो फंडामेंटल राइट्स के बगैर। एक है आर्टिकल 20 और दूसरा है आर्टिकल 21। ये जो दो फंडामेंटल राइट्स है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी ये दो फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होते हैं। फर्दर द सिक्स राइट गारंटेड बाय आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन इमरजेंसी डिक्लेयर्ड। तो अगर बात करेंगे आर्टिकल 19 की, आर्टिकल 19, 20 और 21 की, ये आते हैं राइट टू फ्रीडम में। तो इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते हैं, तो आर्टिकल 19 भी राइट टू फ्रीडम में आता है। आर्टिकल 19 में एक कंडीशन है, अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई ऑन द बेसिस ऑफ वार या थ्रेट ऑफ वार, तब आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है। अगर प्रेसिडेंट ने लागू कर दी नेशनल इमरजेंसी आर्मड रिबेलियन की बुनियाद पे, तो उस टाइम आर्टिकल 19 भी सस्पेंड नहीं होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, और एक पॉइंट है, देयर एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। तो अगर बात करेंगे किसी एरिया की जहां पे मार्शल लॉ को लागू किया गया, मिलिट्री राज को स्टार्ट किया गया, तो वहां पे भी एक इंडिविजुअल के जो फंडामेंटल राइट्स है वो रिस्ट्रिक्टेड है। और लास्ट वाला जो फ्यूचर है, दैट्स इंपॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि स्टेट के पास पावर है, स्टेट कैन रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट, पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट, सॉरी मैंने स्टेट बोला, पार्लियामेंट के पास एक पावर है, पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है या पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, एब्रोगेट कर सकता है फंडामेंटल राइट्स। किनके? पुलिस के जो फंडामेंटल राइट्स है उनको स्टेट पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और फोर्स, अगर बात करेंगे फोर्स की, पुलिस की बात करेंगे, पुलिस के पास जो फंडामेंटल राइट्स है, तो इन फंडामेंटल राइट्स दे कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द स्टेट। फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्स जो है, तो इनके फंडामेंटल राइट्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं स्टेट। एंड इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी के जो फंडामेंटल राइट्स है, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, मिलिट्री एंड द इंटेलिजेंस एजेंसी और रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड मीन्स कम करना, इनको कम कर सकते हैं स्टेट। क्यों? क्योंकि पुलिस जो है या कोई सोल्जर है, तो ये इसके पास जो सेक्रेट्स है देश के, ये इन सेक्रेट्स को शेयर नहीं कर सकता है। अगर ये कहेगा कि मेरे पास राइट टू स्पीच है, तो राइट टू स्पीच इसकी फंडामेंटल राइट है, तो ये एब्सोल्यूट नहीं है कि ये कोई भी सेक्रेट पब्लिक के सामने बोल सकता है। तो पब्लिक के सामने ये कोई भी सेक्रेट, मुल्क का कोई भी सेक्रेट एक्सपोज नहीं कर सकता है। तो पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स एंड इंटेलिजेंस एजेंसी, इनके जो फंडामेंटल राइट्स है दे आर रिस्ट्रिक्टेड बाय द स्टेट। सो आई होप you will enjoy the lecture and this lecture will help you in every competitive exam. Thank you so much.